हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बाद है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ कंपनी टू रिकंस्ट्रक्ट द एसेट्स। और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, पर पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, भारत में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। बैंक जो लोन बांटती है और वो लोन जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उनसे पैसा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, तो बैंकिंग गाइडलाइंस में वो एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं और उनसे फिर पैसा रिकवर कर पाना मुश्किल हो जाता है और ये बैड लोन्स बैंक की बैलेंस शीट में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी भी बनाई थी, नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट। जो नरसिम्हन कमेटी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि एनपीए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो उनके परफॉर्मेंस और उनके प्रॉफिटेबिलिटी को ख़त्म कर रहा है। इस रिपोर्ट ने ही एसेट रिकवरी फंड बनाने के लिए कहा था, ताकि जो एनपीए है उससे थोड़ा बैंकों को कुछ रिलीफ दिया जा सके। तो उन्होंने एक एसेट रिकवरी फंड के बारे में कहा था, टू टेक द एनपीएस ऑफ द लेंडर्स बुक एट ए डिस्काउंट। मतलब एक ऐसा फंड जो बैंक से उनका एनपीए थोड़ा डिस्काउंट पे ले ले और बैंक को पेमेंट कर दे, जिससे बैंक का भी भला हो जाएगा और आपका भी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कहते हैं, ये कंपनी सेक्शन 3 सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट में सरफाजी एक्ट 2002 कहते हैं, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। यह आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होती है और एक टाइप की एनबीएफसी है। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एआरसीज बनाने का जो मेन कारण है, वो इनका फोकस जो है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के ऊपर है और कैसे उस नॉन परफॉर्मिंग लोन को से डील किया जाए। ये 3 इंपॉर्टेंट बातों पर फोकस करती है। जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है उसको फाइनेंशियल सिस्टम से हटाया जाए, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको अपने कोर एक्टिविटीज़ फाइनेंस पर फोकस करने के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दे। और एक जो डिस्ट्रेस एसेट्स हैं, जो एसेट्स डिस्ट्रेस हो गई है, जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही, उसके लिए एक मार्केट डेवलप करना, इसके लिए एआरसी बनाया गया है। इसके साथ आरबीआई ने एआरसी को कुछ और फंक्शंस करना भी परमिट किया है, जैसे फाइनेंशियल एसेट एक्वायर करना, जो बोरोवर है, जो डिफॉल्टर बोरोवर है, उनके बिजनेस को टेक ओवर करना, उनके मैनेजमेंट को टेक ओवर करना, उनके बिजनेस को सेल या लीज करना, डेब्ट्स को रीशेड्यूल करना, इसके साथ जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको इन्फोर्स करना और जो ड्यूज पेबल है उसका सेटलमेंट करना। ये सब काम भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कर सकती है। एक्चुअल में एआरसीज जो है उसको बनाने का मकसद है जो बैंकिंग सिस्टम के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनको मैनेज करना और रिकवर करना। ये एक इस तरीके के बैंक है जो बैंकिंग सेक्टर से बैलेंस, बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो बैलेंस शीट है वहां से एनपीए को हटा देते हैं, उनसे एनपीए ले लेते हैं, ताकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कोर एक्टिविटी बैंकिंग और फाइनेंस पर ध्यान दे सके। ये जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास बहुत ज़्यादा बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो अपना बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेल कर देते हैं और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उन बैड लोन्स को अटैचमेंट, लिक्विडेशन और जैसे ऊपर मैंने बताया टेक ओवर और अलग कानून के जरिए रिकवर करने की कोशिश करती है। इससे मेन फायदा क्या होता है बच्चों, जो बैंक है उसकी बैलेंस शीट एकदम अच्छी हो जाती है, उसके बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट हट जाते हैं और वो अपने मेन बैंकिंग बिजनेस पर ध्यान देती है। और एआरसी क्या फायदा होता है उसको, क्यों बैड लोन है तो उसको थोड़े डिस्काउंट प्राइस पर मिल जाता है और फिर वो उसको रिकवर करती है और कई बार प्रॉफिट भी कमाती है। तो इस तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है। इसको बनाने का मेन मकसद जो फाइनेंशियल सिस्टम है वहाँ से बैड लोन्स को हटाना है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग लोन लेते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, बैंक की बैलेंस शीट में वो दिखते रहते हैं कि वो बोरोवर्स है, लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग है, तो वहाँ से उसको हटा करके एआरसी खरीद लेती है और अपने हिसाब से रिकवर करती है। बैंक का काम बैंकिंग करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम फाइनेंस करना है, तो उनको उनसे बैड लोन ले लेती है, उनसे उनका जो एनपीए उसको परचेस कर लेती है, ताकि बैंक उन सब से छुटकारा पा सके और अपने काम पर ध्यान दे, और फिर ये उसकी रिकवरी खुद करती है। बेनिफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एआरसी, इसके बनाने के क्या क्या बेनिफिट है। तो पहला बेनिफिट है
सबसे पहला बेनिफिट तो बैंक्स को है। बैंक का अपना एनपीए का और बैड लोन का बर्डन खत्म हो जाता है। वो एआरसी को बेच देती है उसको, और फिर अपना फोकस जो है वो अपने कोर बिजनेस पे करती है। एआरसी को क्या फायदा है, उसको एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया है, उसको डिस्काउंट पे लोन मिल जाता है, फिर वो उससे पैसे रिकवर करती है। लोन मीन्स बोरोवर्स अकाउंट। नेक्स्ट फायदा है डिपॉजिटर और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब बैंक्स के जो बैड लोन्स है उसके बैलेंस शीट से हट जाते हैं और बैंक की बैलेंस शीट अच्छी दिखती है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एआरसी एक्सपर्ट होती है तो वो रिकवरी ज़्यादा करती है और कॉस्ट उसकी कम बैठती है। एआरसी लोन रिजोल्यूशन और रिकंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रक्चरिंग मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज लाती है। इसके साथ भारत में बैंक्रप्सी प्रोसीजर और लोन कलेक्शन में रिफॉर्म लाने में भी इनका एक योगदान है। इसका अगला बेनिफिट है कि जो कैपिटल मार्केट है उसको भी डेवलप करती है एक सेकेंडरी एसेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। वैसे एआरसी के बारे में मैं ज़्यादा आपको सेबी के चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि बैंक के लिए बैड लोन एक समस्या है। बैड लोन मतलब बैंक जो लोन बांटती है, तो जिनको वो लोन देती है, वो जो बोरोवर्स है बैंक के, वो बैंक की एसेट है पर वो परफॉर्म नहीं करते, अपना लोन नहीं पे करते, अपने इंटरेस्ट नहीं पे करते, तो ऐसे बोरोवर डिफॉल्टिंग बोरोवर होते हैं जिनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कहा जाता है। एआरसी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैंक से ले लेती है ताकि बैंक की बैलेंस शीट अच्छी हो जाए और बैंक अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दे। एआरसी उन डिफॉल्टिंग बोरोवर से पैसा रिकवर करती है। तो इस तरीके से पूरा फंक्शन काम करता है। एआरसी इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो एआरसी आपको एक कंपनी बनानी होगी कंपनी एक्ट में, जैसे मैंने पहले भी कहा है। ये आप प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी बना सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद एआरसी को आरबीआई के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। एआरसी का जो कानून है मैंने ऊपर कहा था आपसे, द सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रिजर्व बैंक गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन 2003 के अंतर्गत ये आती है, जो आरबीआई इशू करता है। ये गाइडलाइंस क्या कहती है उसके बारे में यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। गाइडलाइंस में कुछ बातें लिखी गई है। पहला, एआरसी को एक प्रेस्क्राइब फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर आपके बुक में दिया है। और आरबीआई से सरफाजी एक्ट में एक सर्टिफिकेट लेना होगा। ये जो एआरसी है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन जो है वो ड्यूली फिल्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग रेगुलेशन सेंट्रल ऑफिस आरबीआई सेंटर 1 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कफी परेड कोलाबा मुंबई में भेजेंगे। एड्रेस आपके बुक में है बच्चों। जो एआरसी है उसको एक बार अगर सर्टिफिकेट मिल गया तो वो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों का काम कर सकती है। अगली जो शर्त है, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई देता है वहाँ से 6 महीने के अंदर एआरसी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। हालांकि अगर वो नहीं कर पाई तो आरबीआई स्पेशल केस में इसको 12 महीने के लिए जो एक्सटेंड कर सकता है, यानी आरबीआई में ग्रांट एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आरबीआई ने कुछ एग्जम्पशन भी दे के रखा हुआ है एआरसीज को। एआरसी के नेट ओन फंड की जहां तक सवाल है, वो 2 करोड़ या जितना हायर अमाउंट आरबीआई प्रिस्क्राइब करे वो होना चाहिए। आरबीआई ने नेट ओन फंड को एक ऑनगोइंग बेसिस पे 100 करोड़ किया है, क्योंकि समय समय पर रूल्स बदलते हैं, एनपीए का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए थोड़ा जो एनओएफ है उसको नेट ओन फंड को बढ़ाया गया है। ऐसी एआरसी जो ये 28 अप्रैल 2017 का नोटिफिकेशन था, उस दिन तक जितनी एआरसी रजिस्टर्ड हो चुकी है और अगर उनका 100 करोड़ का एनओएफ नहीं है तो उनको 31 मार्च 2019 तक का समय आरबीआई ने दिया है और उनको अपने ऑडिटर से सर्टिफाई कराना होगा कि उन्होंने अपना नेट ओन फंड इतना कर लिया है। इसके साथ इनको एक क्वार्टरली स्टेटमेंट एसआर एससीआरसी 1 और एससीआरसी 2 में जमा करना होता है। इसमें वो अपने ओन फंड्स, एसेट रिक्वायर्ड, सिक्योरिटाइज्ड और रिकंस्ट्रक्ट एसेट्स, एसेट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट अनरिजॉल्व्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट पेंडिंग फॉर रिडम्पशन, ऐसे अपने डिटेल्स बताते हैं। ये जिस क्वार्टर का होगा उस क्वार्टर के एंड होने के बाद 15 दिन के अंदर आरबीआई में जमा हो जाना चाहिए। इसको आप आरबीआई की cosmos.rbi.org.in वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इस तरीके से ये एआरसी
काम करती है और इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे बच्चों।